नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और अभी मौजूद हूं गोपालगंज बीजेपी कार्यालय में, जहां आज प्रेस वार्ता किया गया। मिथिलेश कुमार तिवारी हमारे साथ है, बीजेपी नेताओं से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ फुटप्रिंट है गोपालगंज के लिए, बिहार के लिए, कि जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, ये सरकार के द्वारा दावा भी किया जा रहा है। सबसे पहले सवाल यही है, जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या है तैयारी एनडीए की सरकार की तरफ से? देखिए, तैयारी हम लोगों ने बहुत ज़ोरदार की है। आपने देखा होगा कि जो ये तो वैश्विक महामारी है और इस वैश्विक महामारी का जिस प्रकार से मुकाबला हमारी भारत की सरकार कर रही है, बिहार भी भारत में ही है और यहाँ की भी सरकार ने काफ़ी इसके इंतजाम किए हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि केस पॉजिटिव होते ज़रूर हैं, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या काफ़ी है। मौत का जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम है। इसलिए हम इस बात से तैयार हैं कि हम कोरोना को हराएंगे और भारत की ज़िंदगी को हम जिताएंगे। इस पर हमारी केंद्र और राज्य की सरकार साथ साथ काम कर रही है। सबसे बड़ा कारण क्या देखते हैं कि जिस तरह से गोपालगंज में केसेस स्टार्टिंग में बहुत कम बढ़ रहे थे, प्रवासी मजदूर का आना, केसेस का बढ़ना, किस तरह से चीज़ों को देखते हैं? देखिए, गोपालगंज चूँकि नेशनल हाईवे पे है और जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर आए वो गोपालगंज चूँकि बॉर्डर का इलाका है, तो इसी के माध्यम से सबका आना हुआ, चाहे वो बिहार के किसी कोने के हमारे प्रवासी मजदूर हैं। तो जो आए उसी में से कई जगह से वायरस भी आया और उसके कारण यहाँ केस बढ़े हैं, लेकिन उसको लेकर हम थोड़ा भी चिंतित नहीं हैं। हम इसका पूरा मजबूती से मुकाबला हमारी सरकार कर रही है और हम निश्चित रूप से सफल होकर के इसमें से निकलेंगे। जी, अहम सवाल ये है कि जिस तरह से प्रवासी मजदूर आए और बॉर्डर से जिस तरह से ट्रक से छोड़ा गया, हमने कई बार ऑफिसर से बातचीत भी की ज़िले में, तो उनका कहना था कि हम ज़िले से वापस ट्रक को भेज रहे हैं। हालांकि जब हमने बॉर्डर पे ऑफिसर से बातचीत की तो उनका कहना है कि हम ट्रक में भेज रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि सरकार की भी लापरवाही रही कि लोगों को वहाँ से जिस तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग करके वहाँ से भेजना था, ना भेज के ट्रकों में ही भेजा गया वहाँ से? देखिए, ये जिस प्रकार से हुआ, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये इस रूप में होगा। जो हमारे मजदूर, बिहार के मजदूर भाई जो दूसरे राज्य में थे, वो वहाँ से चले आएंगे। कई राज्यों में उनकी ठीक से देख रेख नहीं हो पाई, उसको लेकर के लोग घर भागने लगे और सरकार को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही ये परेशानी हमारे सामने आई, हम लोगों ने तो गोपालगंज से ट्रेन, स्पेशल ट्रेन से अपने प्रवासी भाइयों को उनके घर तक पहुँचाया है। तो शुरू में ज़रूर ये स्थिति उत्पन्न हुई, जिसको लेकर के हम लोग काफ़ी चिंतित भी हैं कि आगे उससे कोई खतरा बड़ा ना हो, उस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन हम लोगों ने हर वो प्रयास किए जो एक हमारे प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने के लिए था। इसी बीच में कई कैजुअलिटी भी हुई, कोई परेशानी भी हुई, उसको लेकर के हम सभी बहुत काफ़ी दुखी हैं और उनके परिवार के दुख के साथ भी हम खड़े हैं और उसको लेकर सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार लगातार उनके दुख से जुड़ी हुई है। लेकिन हमको इस बात का संतोष है कि अंतिम समय में जब हमको ये विषय समझ में आ गया तो हमने उनको ट्रेन के माध्यम से बाहर से भी बुलाया और आवश्यकता पड़ी तो गोपालगंज से भी ट्रेन से हमने उनको घर। प्लीज़, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से 2 महीने लॉकडाउन रहा, उसके बाद से सारी चीज़ें संचालित की गई ताकि मजदूर को वापस बुलाया जा सके। हालांकि उसके पहले भी कई मजदूर पैदल आ चुके थे, लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद भी जिस तरह से बॉर्डर से ट्रक से लोगों को भेजा गया, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करवा के बसों से वहाँ से नहीं भेजा गया, इसमें किसकी गलती है? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ी प्रशासनिक चूक जरूर है, क्योंकि प्रशासन को जिस प्रकार की व्यवस्था करने का निर्देश था सरकार की ओर से, शायद प्रशासन को भी अंदाज़ा नहीं रहा होगा। चूँकि प्रशासन के पास तो वही रिकॉर्ड थे जो पास के माध्यम से आ रहे थे, लेकिन बिना पास के भी हजारों लोग आए। तो उस समय तो एक परिस्थिति उत्पन्न हुई और मुझे लगता है कि प्रशासनिक भी चूक हुई और मुझे लगता है कि थोड़े उन चीज़ों को समझने में भी लोगों को देर लगी और इसके कारण ये हुआ। इसके अलावा मुझे लगता है कि बाकी कोई बात नहीं है। प्रेस वार्ता में एक बात की जिक्र किया आपने, वितरण प्रणाली की बात की, खाद्यान्न की बात की। उसमें जब मैंने लोगों से बातचीत की, गाँव में गया, तो उनका कहना है कि दाल का वितरण हुआ ही नहीं। अप्रैल, मई और जून में दाल का वितरण होना था, लेकिन अप्रैल में दाल का वितरण हुआ ही नहीं। देखिए, दाल लाने में परेशानी हुई सरकार को, चूँकि ममता बनर्जी ने जो बंगाल के रास्ते, आपको मालूम है जिस प्रकार चाइना में हमको परेशानी हो रही है, वो परेशानी सेम बंगाल में भी हो रही है। ममता बनर्जी भारत सरकार का कोई भी आदेश मान नहीं रही हैं, तो जो दाल हम लोगों को बंगाल के रास्ते लाना था वो नहीं आ पाया। उसके बाद हमारी सरकार ने तय किया कि हम उसको मध्य प्रदेश के रास्ते और बाकी राज्यों के रास्ते हम ले आएंगे, उड़ीसा के रास्ते। उसमें आने में विलम्ब हुआ, लेकिन इस महीने से दाल का वितरण शुरू हो गया है और हमारी सरकार ने 3 महीने का कहा है। तो कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जिसको 3 महीने का दाल नहीं मिल जाएगा। तो क्या अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मई, जून, जुलाई उनको मिले? बिल्कुल, 1 महीने में 2 महीने का उनको? हाँ, अगले महीने में दोनों एक साथ उनको मिल जाएगा। दाल का वितरण इस माह से शुरू हो चुका है
और हर राशन कार्ड धारी परिवार को 3 किलो दाल मिलेगा ही मिलेगा। सबसे अहम बात उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। जीविका के द्वारा सर्वे भी कराया गया, सरकार के द्वारा दावा किया गया, लेकिन उन लोगों के लिए अब तक कुछ नहीं हो। देखिए, बड़े पैमाने पर राशन कार्ड इस बार बनाए गए हैं। आप भी जानते हैं कि बिहार में 8 करोड़ 57 लाख राशन कार्ड पहले से है। इसके अलावा बहुत सारे राशन कार्ड इस बार हमारी सरकार ने बनाया है, और मुझे लगता है कि अब गिने चुने लोग छूटे हैं, उनको भी जीविका के माध्यम से कवर करने की योजना है। लेकिन जो प्रवासी हमारे भाई आए हैं, उनको तो बिना राशन कार्ड के ही उनको अनाज 2 महीने तक मिलने का है, और ये केंद्र की सरकार ने तय किया है। तो मुझे से राशन कोई परेशानी नहीं। वो हर पंचायत में कोई एक जन वितरण प्रणाली का जो विक्रेता होगा, उसके यहाँ उनको 2 महीने तक का राशन फ्री मिलेगा, जिसमें 5-5 किलो चावल और 1 किलो चना, 1 किलो चना उनके परिवार के हिसाब से मिलेगा, और 5-5 किलो चावल 2 महीने तक इनको मिलेगा पर प्रवासी। अगर वो एक प्रवासी के घर में 10 लोग होंगे तो 10 लोगों को मिलेगा, बशर्ते जो प्रवासी मार्च के बाद हमारा बिहार आया है, उन तमाम लोगों का जिनका रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट के पास, उनको राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना राशन कार्ड उनको 2 महीने तक का अनाज मिलेगा। मिथिलेश जी, ये सुनिश्चित हो पाया क्या कि जितने भी राशन बांटते हैं, वितरण के जो भी केंद्र हैं, उनमें से कौन कौन लोग इस पे कंट्रोल करेंगे, कौन कौन वितरण करेंगे? देखिए, राशन कार्ड जिसके पास है उनको जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के माध्यम से मिलना है। एक जो हमेशा मिलता है वो तो मिल ही रहा है, जो प्रवासी मजदूरों को मिलना है नहीं, वो तो एसडीओ जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं वो तय कर रहे हैं। सारे बीडीओ के पास उनका रिकॉर्ड है, वो सारा रिकॉर्ड हम लोग सिंक्रोनाइज करके और पंचायत वाइज भेज रहे हैं, और कोई एक डीलर को चिन्हित किया गया हर पंचायत में जिसके यहाँ ये मिलेगा। इस महीने से वो उनको लाभ मिलने जा रहा है। देखिए, ये जो शिकायत आ रही है लगातार कि कई डीलर ऐसे हैं जो लोगों को कम देते हैं, उनके लिए सीधा संदेश है, वो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं, उनके काम में पलीता लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और अगर ये कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कि इनको कम मिलता है, क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन किसी डीलर को लगता नहीं है। सरकार की जिम्मेवारी है डीलर के घर तक उनको सामान पहुंचाने की, और यदि कम मिलता है तो जिस समय वो लेते हैं अनाज, उस समय उनको इसका कंप्लेन करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आज फिर बोल रहा हूं कि जिले के किसी भी डीलर पर इस प्रकार का कोई आरोप लगेगा, वो डीलर बचेगा नहीं। उसके लिए हम लोग पूरी तरह अनुश्रवण कर रहे हैं, और डीएम और एसडीएम वो सरकार ने सीधा कहा है, इस संकट काल में, कोरोना के संकट काल में कोई भी डीलर बदमाशी करेगा, उसकी डीलरशिप को रद्द कर दिया जाएगा। उससे बड़ा दंड कोई नहीं हो सकता। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं? मैं गोपालगंज के अपने महान दर्शकों को यही कहूँगा, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट का काल है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है, गोपालगंज उनके साथ खड़ा रहा है, और यही कारण है कि हम इस संकट पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। मेरे गोपालगंज के तमाम वासियों से आग्रह है कि सुरक्षित रहें, जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसका पूरी तरह पालन करें। लॉकडाउन टूट गया है, अपने जीवन को अनलॉक ना करें, लॉक करके रखें। 2 गज की दूरी है ज़रूरी, मास्क पहने, काम पे जाएं, लेकिन हर हाल में अपना ख्याल रखें। हमारा जीवन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। तो ये हमारे साथ है बीजेपी नेता मिथिलेश जी, उनसे बातचीत की हमने तमाम कारणों के बारे में, क्योंकि लगातार जब लोगों के पास जा रहे थे, गांव में जा रहे थे, तो कई सारी समस्याओं का जो लोग हमको बता रहे थे, उसका जवाब हम लगातार ढूंढ रहे थे। तो वो मिथिलेश तिवारी से हमने पूछा और आप तक हमने पहुँचाया। जो भी आपके सवाल होंगे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, हम फिर इनसे जुड़ेंगे, फिर वो सवाल इनके पास रखेंगे। अगर आपके पास कोई भी सवाल जो लोग हमको बता रहे थे, उसका जवाब हम लगातार ढूंढ रहे थे, तो वो मिथिलेश तिवारी से हमने पूछा और आप तक हमने पहुंचाया। जो भी आपके सवाल होंगे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, हम फिर इनसे जुड़ेंगे, फिर वो सवाल इनके पास रखेंगे। अगर आपके पास कोई भी सवाल